हूँ आपके साथ मेघा जिन और आप देख रहे हैं सोशल वायरल न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने कई संघर्ष किए और सफलता के आयाम गढ़े हैं। कई FIR हुई, कई बार न्यायालय पहुँचे, जीते। हम उन्हीं के मुँह सुनेंगे संघर्ष से सफलता की कहानी, उन्हीं के जुबानी। मेरे साथ आज मौजूद है सतवास से नारायण सोनम। सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल वायरल न्यूज़ में। पहला सवाल तो यहीं से कि आपके खिलाफ हाल ही में 12 अगस्त में कुछ पत्रकार, कुछ आमजन ने ज्ञापन दिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक ज़मीन से जुड़ा मुद्दा था और इसमें षड्यंत्र पूर्वक इन लोगों ने झूठे आरोप मुझ पर लगाए थे, जिसमें से कई आरोप का खंडन हो चुका है। न्यायालय से मुझे डिग्री प्राप्त हो चुकी है, दोष मुक्ति के आदेश मुझे प्राप्त हो चुके हैं। जैसे अभी आपने बताया कि उसमें वो कहते हैं बेटा मुझे, इसमें जो जिन लोगों ने ज्ञापन दिया था, ये उस ज्ञापन की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। इस ज्ञापन में आपको कुछ शख्स नज़र आ रहे होंगे। एक इसमें दीपिल व्यास है, हमारे नगर के वरिष्ठ कैलाश जोशीला है, पवन सोनी है, राहुल सोलंकी है, और भी कई चेहरे इसमें नज़र आ रहे हैं। इन्होंने जो मुद्दा बनाया कि खसरा नंबर 346 शासकीय भूमि है, उस शासकीय भूमि में इन सभी के मकान अवेलेबल हैं और एक से अधिक अवेलेबल है। इन सब की जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ओरल के साथ साथ साक्ष्यों के आधार पर बोल रहा हूँ। इन सभी की रजिस्ट्रियाँ मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें इसमें करीब 100 या 150 मकान बने हुए हैं। उसमें अलग अलग एक मोहल्ले बने हुए हैं। मेरी जिस रजिस्ट्री का मुद्दा आ रहा है वो मुद्दा है खसरा नंबर 346 में शास्त्री कॉलोनी का। उस शास्त्री कॉलोनी की रजिस्ट्रियाँ में लेकर के बैठा हुआ हूँ। इन सभी पर शास्त्री कॉलोनी अंकित हैगा, मेरी रजिस्ट्री पर भी शास्त्री कॉलोनी अंकित हैगा। जैसे कि ये राजेश जी जाटकी है। इसके बाद दूसरी रजिस्ट्री पे अपन आते हैं, तो मैं कैमरे में दिखाना चाहूँगा इनके कैमरेमैन को। इस पर लिखा हुआ है पवन सोनी और ज्योति सोनी। क्या ये 346 में नहीं है? मैंने आपको भी उसमें दिखाया था, पवन सोनी का फ़ोटो था। दूसरी बात, फिर मैं एक रजिस्ट्री आपके समक्ष पेश करता हूँ। ये शांतिबाई पवन सोनी की रजिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये पवन सोनी की मैंने आपको फ़ोटो दिखाया है। ये पवन सोनी यहाँ पर खड़ा हुआ है जन आंदोलन में। इसमें इसकी रजिस्ट्री भी अवेलेबल है। इसके बाद में मैं चलता हूँ, इस फोटो में यहाँ पर एक हमारे नगर के और हमारे मोहल्ले के संतोष जी व्यास ये खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है मैडम जी, आपको दिख रहा होगा। ये संतोष व्यास जी की रजिस्ट्री है सामने। ये देखिए, आपके कैमरामैन को मैं बोलूँगा फोकस करे वो, ठीक है, ऊपर से दिख जाएगा। ये रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री में क्या लिखा है अपने, बेचवाल कौन है? चंद्र गोपाल गुजर, और खरीदार कौन है? संतोष पिता शालिग्राम व्यास। इस रजिस्ट्री में क्या लिखा हुआ? निवासी वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 6 का मेरा मुद्दा है। तो ये तो हो गए इनकी रजिस्ट्रियाँ। इसके बाद में एक शख्स इसमें और खड़ा हुआ है, बड़ी सी अच्छी एक KGF पिक्चर की स्टाइल पर दाढ़ी रख रखी है, जो मेरा भाई है, राहुल मोनू सोलंकी इनको बोलते हैं। ये राहुल मोनू सोलंकी की रजिस्ट्री में आपके सामने लाया हूँ। इसमें आपको ये देखिए, राहुल मोनू सोलंकी की रजिस्ट्री है। इसमें देखेंगे आप, श्रीमती मीना हुकमचंद इन्होंने विक्रेता है, और मीनाक्षी पति राहुल सोलंकी जाति दर्जी ये खरीदार है। और इसमें भी वार्ड क्रमांक आपको 6 नज़र आ रहा है। ये वार्ड क्रमांक 6 है। 6 के साथ साथ इसी के नेक्स्ट पेज पे जब जाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सतवास के वार्ड क्रमांक 6/14 शास्त्री कॉलोनी अंकित है मैडम जी। तो ये शास्त्री कॉलोनी में अगर होता है तो ये वैध होता है, और अगर मैं शास्त्री कॉलोनी में होता हूँ तो अवैध होता हूँ, इन लोगों का ऐसा कहना है। इसी के बीच में एक रजिस्ट्री और मैं लाया हूँ, ये मनोज व्यास के नाम से, जो सीताराम बाबा को हुई थी। ये भी शास्त्री कॉलोनी में है। मैं आपसे जो भी बात बोल रहा हूँ वो साक्ष्यों के आधार पे बोल रहा हूँ। रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड, इसका शुल्क अदा करके मेरे रजिस्टर्ड ऑफिस से इसको, ये आपको इसमें ये बाबा का फोटो दिख रहा है, ये नर्मदा मंदिर के बाबा थे।
मेरे पूजनीय थे, मेरे आशीर्वाद दाता थे। इसी के बीच में एक रजिस्ट्री में और लेकर के आता हूँ, प्रेम नारायण जाट, ये है, ये सब्जी वाले हैं जो मोहनदास बैरागी घर के पीछे इनका मकान है। ये भी वार्ड क्रमांक 6 में शास्त्री कॉलोनी इसमें लिखा हुआ है। ये शास्त्री कॉलोनी इसमें अंकित है, आप देख सकते हैं ना। ये शास्त्री कॉलोनी का हो गया, वार्ड नंबर 6 हो गया। इसके बाद मैं रजिस्ट्री लेकर के आता हूँ लखन लाल जी गंगराड़े, पंडित जी थे हमारे गंगराड़े जी। वो आजकल उनके बेटे मेरे बड़े भैया हैं, वो खाते गांव चले गए हैं और ये रजिस्ट्री है उनकी। ये रजिस्ट्री में आप देखिए, ये यहाँ पर फोटो लगा गंगराड़े जी का, इन्होंने इसको बेचा है और डॉक्टर कमल सोनी जी ने उन्होंने खरीदा है। ये उनके फ़ोटो लगे हुए हैं। ये इनकी धर्म पत्नी है हेमलता जी सोनी, ये इनका फ़ोटो लगा हुआ है। ये खरीदते बेचते हैं तो वैध है, मैं खरीदता हूँ तो अवैध है। नारायण जी बताइए, आपकी जो जमीन है जी, वो कौन से खसरा नंबर में आती है? देखिए खसरा नंबर 346 आता है, ठीक है, किंतु खसरा नंबर 346 आबादी और गांव गठान में आता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण मध्य प्रदेश हो या पूरा हिंदुस्तान है, ये सरकार का है, लेकिन सरकार के अलग अलग मद इसमें होते हैं। एक शासकीय रोड है, यहाँ से सामने से निकलता है, वो क्या है, शासकीय है, किंतु उसका मद क्या है, चलने के लिए है, आम जनता उस पर चल सकती है। मालिक शासन है पर चलेंगे नागरिक लोग चलते हैं। उसी प्रकार इसका जो मद होता है वो आबादी का, गांव पठान का मद होता है। इस मद में रहने के लिए, निवास करने के लिए ये खसरा नंबर 346 है। नहीं तो 346 के अंतर्गत जितनी रजिस्ट्री आपने बताई है वो सब 346 के अंतर्गत ही आती है? जी हाँ, ये सब 346 के अंतर्गत तो आती है। सरकार के कुछ नुमाइंदों का कहना है कि 346 में जो रजिस्ट्री आ रही है वो वैध है, लेकिन आपका प्लॉट अवैध है। जी, ये सरकार के बंदों का कहना नहीं है, ये मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रखने वाले लोग हैं, मुझसे रंजिश रखने वाले लोग हैं, मुझसे ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं। ये कहानी की शुरुआत जो होती है साहब, ये एक एग्रीमेंट है। ये आप देखिए, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, आपके कैमरे पर भी दिखा देता हूँ। ये एग्रीमेंट है, ये 27 जनवरी 2019 का है। ये इसकी तारीख में यहाँ पर कैमरे में आपको दिखा देता हूँ। इस प्लॉट को 27 जनवरी 2019 को लक्ष्मीकांत जोशी बंटी भैया और कैलाश जी जोशी हमारे गांव के नगर के वरिष्ठ, इनके द्वारा इसको एक एग्रीमेंट किया जाता है। और बाकायदा एक सादे कागज पर नहीं, भारत सरकार के अनुसार एक नियम होता है 500 रुपये का एग्रीमेंट, है ना। तो ये 100 रुपये का, ये 200 रुपये का, 300 रुपये का, 400 रुपये का और ये 500 रुपये का। ये 500 रुपये के एग्रीमेंट पर इस पर नोटरी कराई जाती है बाकायदा, सामने वाली पार्टियों से लेने के लिए कि हम इस प्लाट को ले रहे हैं, जिसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये भुवनेश्वर सोनी और दूसरे नंबर पे है भागवंती सोनी, ये बेचवाल है। और ख़रीदार का नाम आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ पहले नंबर पे लक्ष्मीकांत बंटी जोशी, ब्रजमोहन जी जोशी पिताजी, और कैलाश जोशी पिता स्वर्गीय रामनिवास जी जोशी, निवासी बस स्टैंड सतवास। इसमें पता भी अंकित हैगा। अब इस पते के व्यक्ति जब इसको खरीदते हैं तो ये क्या होती है, वैध होती है। किंतु 1 वर्ष तक सामने वाली पार्टियों को झुलाते रहे, पैसे देने के नाम को जब बारी आती है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कम पैसों में, या ये मान के चले फ्री में ज़मीन को हथियाने की नीयत से इस एग्रीमेंट को किया गया था। लेकिन जब सामने वाले व्यक्ति को उस बात का एहसास हो जाता है कि यार ये फर्जी लोग हो सकते हैं या मेरे पैसे नहीं देंगे या जो भी मैटर होता है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मेरे सामने मामला आया। जब मुझे लगा कि इनके पेपर वास्तव में जीनाए ने, मैंने सारे उसको जांचे, मेरे स्तर पर जांचे, तो मुझे सब कुछ ठीक लगा। लगने के बाद साहब इसका मैं उनसे एग्रीमेंट करवाता हूँ कि मैं आपसे ये ज़मीन खरीदूंगा, आपके सबके घर वालों की सहमति दर्ज कराता हूँ। सारे परिवार की सहमति दर्ज कराने के बाद में उन संबंधित से बोलता हूँ कि अब मेरे पास कुछ पैसे की व्यवस्था हो गई है, आप आपके दस्तावेज के आगे के दस्तावेज लेकर के जाए। तो वो एक प्रमाण पत्र लेकर के आते हैं उनके खुद के मालिकाने हक अधिकार का, जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखा दूंगा। जब वो लेकर के आते हैं, मैं अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए जो संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, रजिस्ट्री डीड बनाने वाले, उनको समस्त पेपर देता हूँ। उन्होंने जांचा कि पेपर वास्तव में सही है और उसके बाद एक रजिस्ट्री तैयार होती है। रजिस्ट्री तैयार होती है साहब, ये है वो रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री तैयार होती है 10/9/2020 को। ये आपके कैमरे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रजिस्ट्री है और इसमें भी आप
बेचवाल का नाम देखेंगे तो यहाँ ऊपर भागवंती, ये सीधे हाथ पे ये भागवंती और ये भुवनेश्वर है, और ये नीचे में नारायण सोनी मैंने इसको खरीदा है, और पूरे वैधानिक रूप से लीगल रूप से खरीद करके स्टाम्प ड्यूटी उसकी मैंने चुकाई है मेरे बैंक के खाते के द्वारा। ठीक है, इसको मैं रजिस्ट्री करा लेता हूँ। रजिस्ट्री कराने के बाद में मैं आवेदन देता हूँ नगर परिषद में कि साहब मेरे नाम से अब आपके अभिलेख पंजी में मेरा नाम दर्ज किया जाए। तो ये उसका नामांतरण पत्र होता है। ये नामांतरण पत्र जब किसी के प्रॉपर्टी का नामांतरण होता है तो उसकी प्रॉपर्टी का एक आईडी नंबर जनरेट होता है कंप्यूटर के द्वारा। हाँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 100 290 22 12 इसका कंप्यूटर में नंबर जनरेट हुआ है। ये आज जनरेट जब एक बार हो गया उसकी आईडी बन चुकी है, आज तक भी ये अवेलेबल है। तो ये मेरा नामांतरण हो जाता है। नामांतरण होने के बाद में, और ये नामांतरण मेरा होता है साहब 18 जनवरी 2021 को। इसके बाद में भवन निर्माण की अनुमति चाहता हूँ विधिवत रूप से। इसकी मुझे 10 अक्टूबर 2022 को, ये इसमें डेट लिखी हुई है, मुझे भवन निर्माण की अनुमति मिल जाती है लीगल तरीके से। इसके बाद में ये इसका सेकंड पेज होता है जिस पे लिखा हो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल। इस अप्रूवल पे नाम लिखा हुआ आता है आधार सिंह कुमार CMO। उसकी डोंगल से, उनके पासवर्ड से, उनकी आईडी से जनरेट होता है। नगर परिषद में अगर 10 कर्मचारी है तो इसका अधिकार सिर्फ CMO को रहता है। ठीक है, तो उनके अधिकार में लेकर के, और ये CMO के पास जाने के पहले एक इसका प्रोसीजर रहता है, एक विभाग होता है, ऑनलाइन इसका प्रोसीजर किया जाता है, फिर एक विभाग के पास जाता है, वो जांच करते हैं, वो जांच करने के बाद फिर आगे पहुंचाते हैं, फिर आगे पहुंचाते हैं, आखिरी में CMO के पास जाता है पास होने के लिए। और वो जब देखते हैं, ये मेरे ज्ञान अनुसार मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे जानकारी प्राप्त है, तो ये मेरे को भवन निर्माण अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में ये इसका नक्शा है, 1 2 3 4 5 दुकानों को बनाने का नक्शा रहेगा। ये नक्शा मुझे पास करके, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, नक्शा पास करके, और ये इसकी डिजिटल सिग्नेचर इसमें है, राइट है। अब आ जाती है इसकी बारी टैक्स की मेरे नाम से, क्योंकि मेरे नाम रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये इसका आईडी नंबर आप भी देखते जाइए, और जो आपको लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ आप उसमें हाँ करना, और जो अगर लगता है गलत है तो आप मुझे टोक सकते हैं। ये लिखा है इसका नंबर 100 290 22 12, पहले हमारी आईडी जनरेट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। इससे ये होता है कि टैक्स रसीद मेरी ही है, मेरी प्लॉट की है। ये इसका 2940 रुपये का टैक्स मैं भरता हूँ, और इसमें मेरा नाम भी आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है मेरा नाम नारायण सोनी, राइट है। ये 2020-21 की टैक्स रसीदें हैं। इसके बाद आते हैं तो 21-22 की टैक्स रसीद है। इसमें भी आप देखेंगे 100 290 22 वाला आईडी नंबर है, मेरा नाम नारायण सोनी लिखा हुआ है। इसका भी पेमेंट मैं करता हूँ, और पेमेंट प्राप्त करने वाले के सिग्नेचर इसमें प्राप्त हैं, और इसके पैसे 1760 रुपये मैंने पे किए हैं। अब बारी आ जाती है 22-23 की। ये 22-23 का टैक्स जमा है, इस पे भी आईडी नंबर 22। मतलब हर साल आप टैक्स कंटिन्यू मैं दे रहा हूँ एक विषय, वो ले रहे हैं दूसरा विषय, मैं दे रहा हूँ और वो ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके कंप्यूटर में मेरा नाम दर्ज है, इसके लिए ले रहे हैं वो। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं ये अवैध है। वो नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों ने उनको जो भ्रमित किया था, मैं उनका नाम आगे आपको बताता हूँ। ये 22-23 की, ये 23-24 की, और सभी में मेरा आईडी नंबर इसमें आएगा। इसके बाद आ जाता है 24-25 का टैक्स जमा। ये इसके बाद में भवन निर्माण की सेकंड अनुमति। उस प्लाट में मेरे को, जब मेरे पास जो भी मेरी व्यवस्था थी, तो मैंने एक भाग में अनुमति प्राप्त की थी। मुझे लगा कि अब मैं दूसरे भाग में भी बना सकता हूँ, तो मुझे दूसरी अनुमति प्राप्त हुई है। तो वो अनुमति की तारीख जो है वो 10 अक्टूबर थी, और ये 23 नवंबर है। और इसमें भी प्लाट का ये लिखा मेरा नाम नारायण सोनी। इसका भी टैक्स जमा होता है, इसकी भी बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के सिग्नेचर होते हैं। इसका बाकायदा यहाँ पे मुझे सेकंड वाला नक्शा पास होता है। नक्शा पास होने के बाद में इसी आधार सिंह कुमार जो CMO होते हैं, जिनके साइन से मुझे परमिशन मिली है, जब मैं निर्माण कार्य करता हूँ तो संबंधित मुझ से ईर्ष्या रखने वाले लोग जाकर के भ्रमित करते हैं, प्रेशर लगवाते हैं अपने हिसाब से कि आपको नारायण सोनी के निर्माण को तुरंत रुकवाना है। राजनीतिक करते हैं, आगे से उनके जो भी सेटिंगबाजी वाले लोग होंगे उनसे फ़ोन लगवा दिया। नगर परिषद के CMO विजय कुमार जोशी को और राजेश मंडलोई को
जो जल प्रदाय कर्मचारी है, जल प्रदाय कर्मचारी का कोई काम नहीं होता किसी के निर्माण में जाकर के हस्तक्षेप करे, क्योंकि वो शाखा अलग होती है। बंटू जोशी के पास राजस्व शाखा है, तो वो निरीक्षण करने के लिए जब मेरे पास आते हैं और ये समस्त चीज़ें मैं उनको दिखाता हूँ कि साहब ये मेरे पास समस्त दस्तावेजें हैं, उनका कहना पड़ता है कि आप काम को तत्काल बंद करें, मुझे आदेश प्राप्त हुआ, आपके पास कागज अगर है उसके बावजूद मैं आपको निर्माण कार्य नहीं करने दूंगा। मैंने उनसे गुजारिश की आपके वरिष्ठ अधिकारी को मेरे पास पहुंचा दीजिए, वो निरीक्षण कर लेंगे, उनसे बड़े को पहुंचा दीजिए, वो निरीक्षण कर लेंगे। मैं कहीं गलत पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो इस प्लाट को पैसे देके खरीदे हैं, विधि अनुसार खरीदा है। ये दोनों व्यक्ति हुज्जड़बाजी करके मुझसे चले जाते हैं और मुझसे कह के जाते हैं कि अब तू देख हम तेरे खिलाफ क्या कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद जाते हैं साहब और जा कर के मेरे खिलाफ धारा 353 में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। मैं उस पर भी आने वाली थी कि शासकीय जी मैं आपको बताता हूँ। धारा 353 में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। धारा 353 में जब ये मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते हैं, मुझे जानकारी प्राप्त हो जाती है कि इन्होंने मेरे ऊपर धारा 353 में एफआईआर दर्ज की है। मैं 8 दिन के लिए फरार हो जाता हूँ और 8 दिन बाद माननीय न्यायालय में मेरी एंट्री सेक्रेटरी बेल हमारे सम्माननीय वकील साहब के द्वारा दस्तावेज लगाने पर न्यायालय के द्वारा मुझे बेल मिल जाती है। और जब मैं बेल होकर के आता हूँ एंट्री सेक्रेटरी से, मतलब मुझे जेल नहीं जाना पड़ा, पुलिस ने मुझे नहीं पकड़ा, मेरे साक्ष्यों के आधार पे न्यायालय ने मुझे जमानत दे दी। जमानत देने के बाद में ये सारे साक्ष्य लेकर के मैं पहुंच जाता हूं न्यायालय में मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा, और मेरा वाद चलता है सिविल न्यायालय में। सिविल न्यायालय में जब वाद चलता है और सारे दस्तावेज उनके समक्ष आते हैं और इनको सबको लगता है कि यार इसका मामला बहुत ज़्यादा तगड़ा है, अच्छा है, मजबूत है, साक्ष्य इसके पास ज़्यादा है, तो ये लोग किसी से भी मिलकर के मेरे खिलाफ धारा 420 68 में फिर एक एफआईआर दर्ज कराते हैं, जबकि मामला तो न्यायालय में लंबित है। अगर मैं गलत होता तो न्यायालय मेरे को फांसी की सजा दे देता, या जो सजा देना होता न्यायालय उसके लिए स्वतंत्र है, न्यायालय को पूरा अधिकार था। इनको किस बात की जल्दी थी कि मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करे? न्याय का इंतजार कर लेते, वेट एंड वॉच कर लेते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये एक प्रश्न अपने आप में खड़ा होता है। 420 की उपलक्ष्य पे लगाई जाती है आपके ऊपर। अगर 420 की बात की जाए तो आपने ऐसा क्या कार्य करा कि 420 लगाई? मैंने कार्य क्या किया है तो मेरे को भी पता नहीं है कि मेरे ऊपर किस बारे में लगाई है, लेकिन मुझे उसमें पता लगा कि एफआईआर में कि जो प्रमाण पत्र जारी होता है वो आपने घर बना लिया, उनका कहना ऐसा होता है। अच्छा जी, मतलब सरकारी प्रमाण पत्र नारायण सोनी अपने घर बनाने लग गए आजकल। उनका ऐसा कहना होता है, जबकि आपको मैंने भी बताया कि एक भवन निर्माण अनुमति दी है। मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज होती है वो 5 जनवरी 2024 को होती है। अच्छा, और मेरे पास परमिशन कब की है? मेरे पास 2022 की। रजिस्ट्री कब की? 20 की है, राइट। एक ये आपको अपने आप में एक मजाक लग रहा होगा ये सब चीज़ों का कि इन लोगों ने कैसे खिलवाड़ किया है देश के कानून का, न्यायिक प्रक्रिया का, अधिकारियों को कैसे खिलवाड़ किया है। और वही अधिकारी जिसने मुझे परमिशन दी है, अपने आधार सिंह CMO, इसमें आपने देखा है, आप चाहे तो मैं आपको डबल से भी दिखा सकता हूँ। उस आधार सिंह लेटर देता है कि साहब हमारे यहाँ से ये इन्होंने प्रमाण पत्र घर बना लिया। अच्छा, वही आधार सिंह देता है जो मुझे परमिशन देता है। मजाक की बात ये है। और ये दस्तावेज भी मैडम जी ऑनलाइन है, आप अभी आपके मोबाइल में खोलेंगे साइट से तो ये आपके पास भी डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे कैसे फिर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन बना सकता है, या ऐसे कैसे घर बना लेगा तो आईडी कैसे जनरेट हो सकती है? सवाल तो ये बड़ा होता है ना। जी 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 जी, सवाल आपका सवाल बिल्कुल सच्चा है। और कोई बना नहीं सकता क्योंकि आईडी और पासवर्ड होते हैं इसमें, इस प्रकार के जो वरिष्ठ अधिकारी के पास होते हैं, किसी को मालूम नहीं होता। आपको क्या लगता है कौन इस बड़ी साजिश का हिस्सा है? कौन है जो ये साजिश रच रहा है? किसको चाहिए कि ये प्लॉट उनको मिल जाए? किसको मानते हैं? देखिए, इसमें जो जन आंदोलन में मुख्य कर्ता धर्ता फिलहाल में अभी की तारीख में एक दीपिल व्यास है जो इस प्लॉट के पड़ोस में रहता है। उसने मुझसे बिठा करके एक बार बात भी की है किसी के घर पर, उसमें 2 लोग मौजूद भी थे, उसके भी साक्ष्य मेरे पास अवेलेबल है कि अगर ये साइड वाले प्लॉट में से 15 फीट अगर आप हमको दे देते हैं तो हम हमारी आंखें बंद कर लेंगे और आप निर्माण कार्य करेंगे तो हम किसी प्रकार की कोई आपके खिलाफ आवेदन या परेशान करने की नीति नहीं रखेंगे। और अगर आप हमको इसमें प्लॉट में हिस्सा नहीं देते हैं
बिना किसी शुल्क के फ्री में इनको चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के नगर के बाहुबली बन चुके हैं। इनको ऐसा लगता है भूमाफिया बन चुके हैं। तो मेरे द्वारा जब इनको मना किया कि मेरे को ये ज़मीन मैंने पे करके खरीदी है, विधि अनुसार खरीदी है, आपकी दादागिरी में मैं कैसे इसको दे दूँ, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, बस मेरी गलती वहाँ से शुरू हो जाती है कि मैंने इनको मना किया। और मना करने के बाद में दीपिल व्यास के पास उन्होंने एक फेसबुक पेज बना रखा, सतवास लाइव। अब आप पत्रकार हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इतनी मैं समझता हूँ कि पर्सनल फेसबुक पेज है, ये किसी प्रकार का अथॉराइज चैनल नहीं है न्यूज़ का, ठीक है? आपको लगता है ये नहीं, चैनल लगता है क्या? ओके। इस पर्सनल पेज पे वो डालता है, पहला डालता है इसमें, अवैध निर्माण रोकने गए नगर पंचायत कर्मचारी पर भू माफिया। इन्होंने मुझे भू माफिया बना दिया। मैं अपने घर में 4 सदस्य मेरे घर में रहते हैं, अपने एक छोटा सा सराफा दुकान चलाता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा नामकरण किया, समय समय पे भू माफिया मुझे बनाया। ओके। वार्ड नंबर 5 की 306 रकबे की करोड़ों की बेशकीमती को पड़ी भूमि को, जिसमें आरोपित द्वारा अनुमति भवन काम बिना अनुमति, इसमें क्या लिख रहे हैं आप? बिना अनुमति। बिना अनुमति। बल्कि अनुमति है आपको दिख रही ना मैंने अभी अनुमति, मेरे पास अनुमति, इसकी डेट मिला सकते हैं आप। हाँ। ये 4 जनवरी है और मेरे पास में अक्टूबर की है, इससे 1 साल पहले की अनुमति मेरे पास है। तो इसको ये अधिकार किसने दिया? बिल्कुल नहीं है ना? इसके बाद ये पूरे पेज है, इसमें भूमाफिया नारायण सोनी लिखता है और मेरे खिलाफ बहुत सारी चीज़ें झूठी और असत्य लिखता है। इसको भय नहीं, क्योंकि शायद इसके पीछे कुछ इसके पीठ पर हाथ रखने वाले व्यक्ति हैं। ये जब मैं निर्माण कार्य करता हूँ तो इस निर्माण कार्य की फोटो डालता है, फोटो डालता है, अधिकारियों को भ्रमित करता है। इसमें लिखता है कि देखिए कैसी फर्जी रजिस्ट्री करा ली। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री करा ले? अगर कोई कानून नहीं, नियम नहीं, नगर पालिका, नगर परिषद नहीं, अधिकारी नहीं, और अगर फर्जी रजिस्ट्री होने लगी तो मुझे लगता है कि भारत में हर कहीं कोई भी दबाव बना के फर्जी रजिस्ट्री कर सकता है। नारायण जी देखिए साहब, एक भारत के अंदर जो है मोदी सरकार है, सारी चीज़ें लगभग ऑनलाइन हो चुकी हैं। किसी भी कोई भी बाहुबली कितना बड़ा क्यों नहीं हो, दादागिरी खत्म हो चुकी है, कानून को सबको मानना पड़ेगा। ये मोदी सरकार है, ये मोहन सरकार है, ये बीजेपी का राज है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता। और अगर मैंने फर्जीवाड़ा नहीं किया है, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए हैं, तो कोई मुझे किसी प्रकार का कलंकित नहीं कर सकता। तो अब आपने क्या सोचा है? ये जो विरोधी इतनी ताकतें आजमा रहे हैं यहाँ, जैसा आप कह रहे हैं, तो क्या कोई कार्रवाई करेंगे अब आप इनके ऊपर? देखिए मैडम जी, अलग अलग बिंदु पे अलग अलग कार्रवाई की जा चुकी है और अलग अलग बिंदु पे अलग अलग कार्रवाई हम करने के लिए स्वतंत्र है। मेरे वकील साहब के द्वारा मुझे ग्रीन सिग्नल प्राप्त है, क्योंकि मैं इन सभी लोगों से इतना रत्ती भर भी नहीं डरता हूँ। मेरे मन में कुछ भी भय नहीं है। एक मानहानि का दावा भी आप जी मैं बता रहा हूँ मैडम जी, मेरे मन में जरा सा भी भय इनसे नहीं है। उसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ। मैंने विधि के अलावा कोई गलत कार्य नहीं किया है, सिर्फ विधि से ही कार्य किया है। अब इसमें मैडम जी हमारे जब इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो पवन सोनी मेरे काका बाबा का लड़का होता है। ये नई दुनिया पेपर उसके पास में उस समय इसका अभिकर्ता वो होता है। जब इसके एफआईआर 25 से 28 दिन तक उस आवेदन को पड़ा रहा, उसमें जांच होती रही, मेरे को बुलाया भी नहीं गया। मुझसे एक बार पूछा गया था तो मैंने मेरे साक्ष्य सामने रख दिए और उनको लगा कि किस आधार पे अपन इसकी एफआईआर करें। परंतु राजनीतिक प्रेशर, इनका सेटिंग, ना जाने इनका क्या क्या किससे सेटिंग हैगा, अपन सेटिंग वाले लोग नहीं है। तो इन्होंने एक नई दुनिया में, और वो भी नई दुनिया जिसका मैं पेपर का सम्मान करता हूँ, विश्वसनीय पेपर है ये, पेपर में जो लिखा था उसको दुनिया मानती है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। इस विश्वसनीय पेपर में वरिष्ठ लोगों को धोखे में रख करके, पेपर के वरिष्ठ लोगों को धोखे में रख करके एक न्यूज छापते हैं, सरकारी जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री में हो रहा है कब्जा। और इसकी तारीख क्या है मैडम जी? 21 दिसंबर 2023। अब आपको मैंने जो कागज मेरे दिखाए, मेरी रजिस्ट्री 20 की, नामांतरण 21 का, भवन निर्माण 22 की, तो 23 में फर्जी कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था। इस टाइप के पेपर में जब करके भ्रमित करा और अधिकारियों पे प्रेशर बनाया कि आपको करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपको बदनाम कर देंगे। इसमें मेरे घर के फोटो लगाए गए, उस प्लॉट के फोटो ही लगाए, प्लॉट है, ये लगाते मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है प्रेशर पे। मेरे ईश्वर मेरे साथ है, मैं सच्चा हूँ। 420 68 67 की एफआईआर मेरे ऊपर करते हैं और उस एफआईआर की जो
धारा के तहत उसमें 10 साल का कारावास की प्रावधान है, उसकी जमानत यहाँ से एडीजे न्यायालय से नहीं होती है, हाई कोर्ट से होती है। तो एडीजे से कैंसिल हुई, हमने हाई कोर्ट में रखा। हाई कोर्ट में एक बार उन्होंने हमारी जमानत को कैंसिल पहले कर दिया। जो भी उनके पास कारण रहेगा उसमें स्वतंत्र है, हम हाई कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं। हमारे वकील साहब कोई साक्ष्य दिखाने में असमर्थ हो गए होंगे या और कोई इश्यू हो गया होगा, इसके बाद हम दूसरी जमानत लगाते हैं कि साहब हमारा अप्रैल माह में सिविल डिसाइड हो गया है, जिस चीज़ का झगड़ा था वो झगड़ा खत्म हो गया है, अब हमारे व्यक्ति को बेल दी जाए। तो सम्मानीय न्यायालय उस समय भी बेल नहीं दे पाते हैं, उसके लिए भी वो स्वतंत्र है, वो सर्वे सर्वा है, वो जो करे वो मंजूर है, हमको कोई आपत्ति नहीं इस बारे में। इसके बाद डिग्री, सिविल न्यायालय का अंतिम निर्णय एवं समस्त दस्तावेज लेकर के मैं पहुंच जाता हूं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली न्याय हेतु। मेरी मुलाकात वहाँ पर मेरे वकील साहब सम्मानीय विवेक सर से होती है, गुप्ता जी से होती है, उनके बेटे से होती है। और उनके बेटे ने देखा और देखते के साथ मुझे बोला कि सोनी जी आप निश्चिंत होकर के घर चले जाइए, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले एक मामला देखा था, स्टडी की थी कि एक व्यक्ति का सिविल चल रहा है और उसके खिलाफ 4 अगर फौजदारी मामले चल रहे हैं सिविल के कारण, सिविल से संबंधित, और आपका सिविल डिसाइड हो जाता है। तो ये अपने आप इसको शून्य माना जाए, ऐसा उन्होंने बोला। उस बीच में मेरे को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत आंतरिक जमानत 8 हफ्तों के लिए मिल जाती है। हमारे वकील साहब से पूछा 8 हफ्ते, तो उनका कहना था कि मध्य प्रदेश शासन को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि आपने इसमें क्या किया है। नारायण सोनी तो आ गए अपना पक्ष रखने के लिए। तो 8 हफ्ते जब हो जाते हैं, 8 हफ्तों के बाद मैडम जी मैं फरार नहीं होता हूँ, मैं अपने घर बैठा रहता हूँ, क्योंकि जो निर्णय होगा मुझे मेरे ईश्वर पे, मेरे न्यायालय पे मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके बाद में जब 8 हफ्ते होते और 8 हफ्ते के दिन निर्णय आता है, तो मध्य प्रदेश शासन वहाँ नहीं जाता है। अपना पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस नहीं जाती है, कोई भी अपना पक्ष रखने नहीं जाता है, क्योंकि इनकी नीति नियत मुझे फंसाने की थी सिर्फ है। और मुझे परमानेंट बेल मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से। क्या लग रहा है, अब भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिली? प्लॉट तो आपका ही है, क्योंकि जिस रकबे में अनुमति क्यों नहीं मिली? नहीं, जिस तरीके से आपके आसपास के लोग कह रहे, लगातार एफआईआर की बात कर रहे हैं, अभी भी पहुंच गया था एक तबका पुलिस के पास, या कई लोग जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो अब लग रहा है कि किस तरीके से भवन बना पाएंगे? ये पॉसिबल है कि आप इन सबके बीच में भवन बना पाएंगे? क्योंकि अनुमति तो आपको आधार सिंह जी ने दी थी, लेकिन चूंकि अब तत्कालीन सीएमओ कोई और है और इस तरीके की बातें सामने आ रही है, तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? जी, मैं उसमें आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। मैं इसके जब मैं छोटी सी आपका प्रश्न के पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जब मेरे खिलाफ एफआईआर होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो मैं थोड़ा अचंभित हो जाता हूँ कि ये इतने सारे मामले कैसे हो गए। तो मैंने नगर परिषद के तत्कालीन सीएमओ, उस समय सेकंड सीएमओ थे आधार सिंह के बाद कोई दूसरे आए थे, उनको एक लेटर लिखा है कि भिन्न भिन्न प्रमाण पत्र जिससे मैंने खरीदा है, क्या उनके नाम से आपके यहाँ से जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी मुझे जानकारी दी जाए। जिस आधार पे, जिस प्रमाण पत्र में मेरे ऊपर एफआईआर है, जिसका नाम भी इसमें अंकित है। तो उनका जवाब आता है, ये उनका जवाब आता है कि यह है प्रमाण पत्र भागवंती बाई सोनी के नाम से वैधानिक रूप से जारी किए गए हैं, हमारे ही न्यायालय से, हमारे ही कार्यालय से, हमारे ही मुद्रा से, हमारे ही द्वारा इसको जारी किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त होता है। ये प्रमाण पत्र जब जारी होता है तो न्यायालय से इस प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु तो पुलिस के पास पहुंचाया जाता है हाई कोर्ट से कि आप इसका सत्यापित करें कि ये नारायण सोनी ने घर तो नहीं बना लिया। जब मार्केट में आता है ये यहाँ पर, तब उस सीएमओ को बुलाते हैं, प्रेशर करते हैं, राजनीतिक कारण में दबाते हैं, और वो उसको क्या करता है, कैंसल, कि यार मैंने इसको जारी किया था, इस झगड़े झांटे और विवाद के कारण मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इससे व्यतीत क्या हुआ, अगर उसने कैंसिल किया था तो बनाया किसने, उसी ने जारी किया था। हाँ, ऑब्वियसली बात है, वैधानिक रूप से जारी उन्होंने किया, ये उसने जारी किया था, इसीलिए कि तो उसने कैंसिल करा। और कैंसिल करने का कारण ये था कि राजनीतिक प्रेशर और दबाव उस व्यक्ति पे इतना बना दिया गया, ये व्यक्ति नहीं, सवाल सिर्फ इतना है। अब हमने ये सारी चीज़ें तो आपकी सुन ली, ये बताइए अब आप क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं, यहाँ के लोगों से क्या चाह रहे हैं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? देखिए, अभी आपने एक प्रश्न करा था कि उस समय सीएमओ अलग थे और अभी सीएमओ अलग है, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ कि मेरे पास सिविल न्यायालय का अंतिम निर्णय मेरे पक्ष में रखा हुआ है। ये अंतिम निर्णय अप्रैल
में होता है मेरे पक्ष में, और इस फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये तो इसकी अंतिम निर्णय हो गया और ये इसकी डिग्री हो चुकी है। इस डिग्री में आप पढ़ेंगे, न्यायालय ने लिखा है, प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिकोण रखते हुए ये मामले को, जी एक सेकंड, इसके जो सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, वादग्रस्त भूमि वार्ड क्रमांक 5 स्थित होकर के ... इसकी इतनी चौड़ी लंबाई चौड़ाई आवासीय तहसील मध्य प्रदेश में संबंध में वादी प्रतिवादी, इसमें लिखा है कि मैं इसमें वादी था, इसमें लिखा हुआ कि वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी स्वयं यानी नगर परिषद अन्य किसी माध्यम से उनसे कोई भी मिलने जुलने वाले नहीं देंगे, आधिपत्य में दखल नहीं देंगे और वादी को बेदखल करने का प्रतिवादी स्वयं अन्य किसी के माध्यम से वादी के आधिपत्य में कोई दखल नहीं देंगे और वादी को बेदखल करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये परमानेंट मेरे पास में है। नगर परिषद का कोई व्यक्ति या उनसे मिलने जुलने वाला व्यक्ति मेरे प्लॉट में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो लेकिन आपके कोर्ट पे उन्होंने अभी कहा, जब तत्कालीन तहसीलदार थे, तो जब उन्होंने ये कहा था कि अब आपको स्टे लगाया जाता है, एसडीएम की तरफ से ये स्टे लगाया गया था। नहीं, एसडीएम की तरफ से नहीं लगाया गया था, वो उसमें ये था मैडम जी, ये एक आवेदन होता है। इस आवेदन के जन आंदोलन में सिर्फ आपको कितने नाम दिख रहे होंगे इसमें? एक नाम, इसमें लिखा दिपिल व्यास, और आवेदन में क्या लिखा? पत्रकार संघ, राइट है। अगर ये पत्रकार संघ का आवेदन था तो पत्रकार संघ में क्या ये अकेला है? कम से कम 10, 12, 15, 20 लोगों की साइन होना चाहिए थी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सील होना चाहिए थी, मोहर होना चाहिए थी। इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो पत्रकार संघ बना, ना कभी चुनाव हुए, ना निर्विरोध किसी को अध्यक्ष माना गया, तो संघ नहीं बना। तो पहले तो ये फर्जी होता है अपने आप में। लेकिन इसके बावजूद सम्मानित तहसीलदार हरिओम जी ठाकुर साहब के द्वारा मेरे प्लॉट पे निर्माण कार्य करने पर स्टे लगा देते हैं। क्यों? वो सिविल न्यायालय से बड़े अपने आप को मान करके उन्होंने लगाया, और उसी के पहले एक प्रकरण को चला करके उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह मेरे क्षेत्र अधिकार का मामला नहीं है, इसकी शक्तियां मुझे प्राप्त नहीं है, नगर परिषद स्वतंत्र है इसमें किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए। बिल्कुल सही है। नगर परिषद की भूमि अगर नगर परिषद के अंतर्गत आती है तो वो उसका हस्तक्षेप करने का अधिकार नगर परिषद को होता है, तहसीलदार को नहीं होता है। जी हाँ। तहसीलदार राजस्व के अपने बाकी के कृषि किसानों के काम को देखता है। राइट। लेकिन अगर चूंकि तहसीलदार ये बात कह रहे थे तो आप एसडीएम के पास नहीं गए, कलेक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि भवन निर्माण अनुमति तो अभी भी अधूरी पड़ी है आपकी। नहीं, अधूरी नहीं है, मेरे पास भवन निर्माण अनुमति तो है ना। तो आप कब बना रहे हैं फिर? मुझे जैसे ही सबसे पहले तो मैं इन लोगों के ऊपर सबसे पहले विधि के अनुसार मेरे वकील साहब का कहना है कि जितने भी लोग हैं ये पहले उनके ऊपर जितना उन्होंने गलत कार्य किया है योग्य कार्रवाई उनके ऊपर होगी। उसमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं, कुछ कर्मचारी भी शामिल है, पहले इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद स्वतंत्र रूप से मैं निर्माण के प्रक्रिया को करूंगा। क्योंकि पर इससे किसी को क्या नुकसान था? अगर आप वहाँ पर भवन निर्माण करते तो जमीन आपकी थी, टैक्स पेयर आप 24-25 तक थे, तो इससे दिक्कत किसको हो रही थी? इससे दिक्कत उन लोगों को थी जो मेरे से ईर्ष्या रखने वाले थे। इससे दिक्कत उन लोगों को थी जो प्लाट्स में से हिस्सा चाहते थे, मेरे द्वारा उनको हिस्सा नहीं दिया गया। इससे दिक्कत उन लोगों को थी मेरे सामाजिक, मेरे परिवार। कह रहे हैं कि नारायण सोनी ने गुंडागर्दी करी है, नारायण सोनी गुंडागर्दी करके प्लॉट तक पहुंचे, रिश्वत दी, पैसे दिए, और धीरे धीरे राजनीति में एंटर कर करके राजनीति के वास्ते से वो वहाँ पहुँच रहे हैं। क्या इसको आप सही मानते हैं? ये सरासर गलत है। अगर ऐसी गुंडागर्दी करते या राजनीति के बल पे करते तो शायद हमारे नगर में, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ बीजेपी का, और वो इसके लिए हूँ क्योंकि मोदी जी, योगी जी, मोहन जी, इनकी रीति और नीति के कारण इनसे प्रसन्न होकर के, इनके गरीबों के प्रति जो इन्होंने इनका कार्य है उससे खुश होकर के मैंने राजनीति में थोड़ा बहुत कार्य करना शुरू किए छोटे से स्तर पर। नारायण जी, जिन लोगों ने आपके ऊपर FIR करी या कई प्रकरण मामले आपके ऊपर दर्ज किए गए हैं, उन लोगों पर वैधानिक कार्रवाई क्या करने का सोच रहे हैं? क्या करेंगे उनके खिलाफ? देखिए, जिन जिन लोगों ने हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था उसमें सबसे पहले जो ये पवन सोनी व्यक्ति ने पेपर में नई दुनिया में जो लगाया था, इस पेपर के आधार पर हम न्यायालय में गए और न्यायालय में ये बात को प्रस्तुत किया, और इसमें लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे मेरे द्वारा लगाया नारायण सोनी और ये लिखा पवन सोनी, और इनके ऊपर धारा 356 बटे 356 के तहत
इन पे 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा लगाया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पे 50 लाख रुपए अंकित है। ये मामला भी न्यायालय में 24 मार्च 2025 से चल रहा है। हमारे दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने इसको एक्सेप्ट किया कि प्रकरण चलने योग्य है, ये चल रहा है। पहला। दूसरा, जो कर्मचारी थे जिन्होंने मुझे परमिशन दी, आधार सिंह कुमार, दूसरे जो 2 कर्मचारी है उनका कोई राइट नहीं था मेरे प्लॉट पे आने का, 2 वो। इसमें पहला नाम आपको दिखेगा आधार सिंह कुमार सीएमओ, सेकंड नाम दिखेगा विजय कुमार जोशी, तीसरा नाम दिखेगा राजेश मंडलोई। इन तीनों के ऊपर भी उसी धारा के अंतर्गत ये लगा हुआ है, कितने का? 50 लाख का। 50 लाख रुपए का मानहानि का दावा, कि जब इनके पास समझ दस्तावेज थे तो आपको क्या राइट्स था वहाँ जाकर रोकने का। ये इसके अगले जो पेज होते हैं संबंधित वो हैं। इसका नेक्स्ट आ जाता है, इस जन आंदोलन के हीरो, सुपर, अपने आप को बाहुबली समझने वाले, मिस्टर इंडिया की तरह सोच है उनकी, गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ये दिपिल व्यास, ये दिपिल व्यास है और ये लगाने वाले कौन है? नारायण सोनी। इसमें भी आप देखेंगे तो धारा वही है और इसमें भी 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए का दावा लगाया है। ये भी मामला भी प्रचलित में है। इसके लिए न्यायालय स्वतंत्र है। जो हमारे साक्ष्यों के आधार पर जो न्यायालय निर्णय करेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। ये तो हो गई कार्रवाई जो हमने की है वो। नेक्स्ट, आप क्या राजनीति में जाने का सोच रहे हैं? क्योंकि इतने पड़पंच में आप पढ़े हैं, तो पहले नेता पड़पंच में पढ़ता है, पहले आम व्यक्ति पड़पंच में पढ़ता है, फिर नेता बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी भी माने जाते हैं, आप विधायक से समय समय पर मिलते रहते हैं, सांसद के साथ फोटो में आते हैं, तो क्या विचार है आगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति और इनके सारे जो वरिष्ठ नेता है, सांसद जी हो, विधायक जी हो या जिला अध्यक्ष जी हो, इनके कार्य से खुश होकर के इनकी जो रीति और नीति है कि हर गरीब के पास जन कल्याण की योजनाएं पहुँचें, जनता हितैषी कार्य के कारण मैं पार्टी में काम करता रहता हूं। और भविष्य में मेरी काबिलियत को देखते हुए अगर पार्टी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे पार्टी में अगर कोई सा भी दायित्व देते हैं, छोटा सा भी देते हैं, तो मेरे लिए वो सौभाग्य की बात होगी। मैं अपना परफॉर्मेंस 100% करके उसमें दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है खसरा नंबर 346 में अभी और भी कई निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं, क्योंकि आपके कार्य को तो रोक दिया गया है? जी हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने सभी संबंध के मामले में अलग अलग फाइल को रेडी कर रखा है, सारे मामले की फाइल मिलेगी, क्योंकि मुझे मेरे वकील साहब जो हैं दुबे जी, दिल्ली वाले, और हमारे खाते गाँव वाले, उन्होंने जो मुझे गाइड किया है उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ये फाइल है संतोष व्यास निर्माण कार्य, राइट है। इस फाइल में जब मैंने स्टडी की है तो मैंने किस आवेदन नगर परिषद में दिया है कि क्या आपके द्वारा, निकाय के द्वारा इनको भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। बाकायदा इसकी मैंने एक रसीद कटवाई है, ये इसकी रसीद कटवाई है, नियम अनुसार पे किया है सूचना का अधिकार पे, और मुझे वहाँ से ये प्रमाण पत्र उन्होंने दिया है मेरी जानकारी का जवाब। इसमें क्या लिखा पढ़ सकते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर परिषद सतवास के वार्ड क्रमांक 5 शास्त्री कॉलोनी स्थित भूखंड पर संतोष पिता शालिग्राम व्यास को आज दिनांक तक निकाय के द्वारा भवन निर्माण अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उनको अनुमति नहीं दी गई। लेकिन उनकी गुंडागर्दी देखिए आप, लेकिन उनकी गुंडागर्दी देखिए, इसमें क्या वो भवन निर्माण कर रहे हैं? जी हाँ, उनकी गुंडागर्दी देखिए साहब। इसका जो स्वरूप है ये, इसमें आपको तारीख नज़र आ जाएगी 11/8/2025 10:58। आपको इसमें निर्माण करते हुए दिखेंगे, जबकि मेरी आपत्ति तो उसके 5 तारीख की है। उसके बाद में इसमें आपको दिख जाएगा, इसमें भी तारीख दिखेगी आपको, इसमें भी तारीख दिखेगी आपको, 6/8 दिख रही। इसमें भी भवन निर्माण नहीं हो, अनुमति नहीं होने के बावजूद भी इनके पास में निर्माण कार्य चल रहा है। ये पूरे इनके मेरे फोटोग्राफ अवेलेबल है। तो अगर मेरे आवेदन आपत्ति के बाद कोई व्यक्ति इनको अनुमति देता है या साठ-गांठ से लेता है, तो मैं उनके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी एवं न्यायालय में जाने के लिए सक्षम हूँ। इनके ऊपर कार्रवाई के लिए इन्होंने जो कार्य किया उसमें योग्य कार्रवाई इनके ऊपर करवाऊंगा, पीछे नहीं रहूँगा मैं इसके लिए। आपको लगता है कि संतोष व्यास जो बिना अनुमति के भी भवन निर्माण कर रहे थे, तो इनके खिलाफ कोई और ने भी आवेदन दिया, सिर्फ आपत्ति आपको ही थी? देखो, मोहल्ले के बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी इसमें,
ये एक हमारे शिक्षित और मास्टर हैं जो पढ़ाते हैं, मोहनदास बैरागी, उनके द्वारा एक ये आवेदन दिया गया था नगर पालिका को। ये 2 तारीख को दिया गया, ये 3 तारीख तहसीलदार को दिया गया, उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी को दिया गया, उसके बाद में फिर अलग कार्यालय में दिया गया। ऐसा सब जगह आवेदन दे करके ये तहसील में भी दिया गया। विभिन्न लोगों ने इनके खिलाफ, संतोष शालिग्राम जी व्यास के खिलाफ आवेदन दिया कि इन्होंने 2 प्लाट को एक कर लिया और बीच में गली होती है शासकीय 10 फीट की, उस गली को पूरा हजम कर गए ये, और उस हजम करके बिना अनुमति के दोनों प्लाट को एक करके निर्माण कार्य कर रहे थे। बड़ा एक प्रयोजन व्यवसायिक बना रहे थे आवासीय क्षेत्र के अंदर। तो उसकी शिकायत मेरे द्वारा तो की गई है, किंतु अन्य लोगों के द्वारा भी की गई है, पत्रकार संघ के द्वारा भी की गई है। ये पत्रकार संघ जो है, अब आपको मैंने जो आवेदन दिया है पत्रकार संघ में नाम भी लिखा है, एशियन भारत और सभी के नंबर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये शिकायतें भी उनके खिलाफ की गई हैं। अब आगे देखते हैं उसका निर्माण कोई रोकता है या नहीं रोकता है, या क्या कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। ये तो समय बताएगा कि अब जिस निर्माण की अनुमति आपको नहीं मिली, वो निर्माण की अनुमति नहीं। उन्हें कैसे मिल गई। आपको जिस निर्माण की अनुमति नहीं मिली, मतलब ये निर्माण की अनुमति मुझे मिल चुकी कागज पे, लेकिन आपत्ति बनाने देने में आपत्ति वही करने नहीं दिया गया, अनुमति नहीं मिला तो करने नहीं दिया गया, बार बार रोका टोकी की गई। लेकिन उसी निर्माण पे एक बार जब उस व्यक्ति को रोका गया और वो लगातार एक कार्य को कर रहे हैं, तो अब ये तो समय बताएगा कि वो कितना कर पाते और नहीं कर पाते। लेकिन अब न्यायालय में आपका पक्ष क्या होता है ये देखने योग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। हम उम्मीद करते हैं कि जितने साक्ष्य आपने हमारे चैनल के माध्यम से दिखाए हैं, तो इसमें न्यायालय अब क्या विचार करता है, कितने सबूत सही हैं, कितने आधार पर आप बात कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए जो आप बात कर रहे हैं वो कितने सही है, कितने गलत है, इसका अधिकार अभी न्यायालय पर छोड़ा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सोशल वायरल।